ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम इनसाइट्स के अंतर्गत सुनिए दादा साहेब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। प्रदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा पिछले साल कर दी गई थी और कोरोना की वजह से जो था एक साल का डिले हुआ है, तो 2020 के जो नेशनल अवार्ड थे उनके सभी व्यक्तियों को और उनके विजेताओं को अब सम्मानित किया जाएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। कल एक बहुत बड़े अवार्ड की घोषणा हुई है। यूं कहें कि जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है फिल्म क्षेत्र का, वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ये दिया जाएगा जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख को। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता और सभी लोग जानते हैं कि सुश्री आशा पारेख एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। आप कैसे देखते हैं प्रदीप जी इस पुरस्कार को? क्या आपके मन में कोई और भी कलाकार था जिसे पुरस्कार दिया जा सकता था? देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसको चाहने की जो इच्छा है, जिसको पाने की जो चाह है, वो हर इंसान रखता है, हर फिल्म वाला रखता है। चाहे वो कितना बड़े से बड़ा बन जाए, कितना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाए, कितना बड़ा हीरो बन जाए, कितनी बड़ी हीरोइन बन जाए, लेकिन उसकी ये चाह रहती है कि स्टेज पे मुझे बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन दादा साहब फाल्के मिल जाए तब मेरी एक मान्यता बनेगी कि मेरा जो योगदान है उस पर एक बड़ी मोहर लगेगी। लेकिन क्या है कि पुरस्कार एक है और हमारा सिनेमा है बहुत बड़ा है, हिंदी सिनेमा है, तमिल है, बंगला का है, मलयालम का है, यानी इतनी भाषाओं में हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं। और ये जो पुरस्कार है वो खाली ये नहीं अभिनेता को मिलता है, निर्माता, किसी को भी मिलता है। फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार को पा सकता है, चाहे वो निर्माता है, निर्देशक है, गीतकार है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, फोटो कैमरामैन है, कोई भी इसको पा सकता है। ये बहुत बड़ी पुरस्कार की खासियत है। इस बार जो आशा पारेख को पुरस्कार मिला है, इसको मैं बहुत अच्छे नजर से देखता हूं और बहुत मेरा अच्छा लगा कि उनको मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आशा पारेख को इतने सालों से जानता हूं, मेरी उनसे बात होती रहती है, लेकिन ये 37 साल बाद हुआ है कि किसी अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पिछले 37 साल से किसी अभिनेत्री को यह पुरस्कार नहीं मिला, तो ये बड़ा दुखदायी था कि 1969 में फिल्म की शुरुआत हुई और 1970 में जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला वो एक अभिनेत्री को मिला था, देविका रानी को। लेकिन उसके बाद अभिनेत्रियों को बहुत कम मौके मिले। करण देवी को मिला, उसके बाद सुलोचना को मिला, तो दुर्गा खोटे को मिला। उसके बाद और 2 महिलाओं को मिला, वो पार्श्व गायिका थी, लता मंगेशकर और आशा भोसले। तो इसलिए बड़ा दुखदायी था कि एक तो महिलाओं की गिनती वैसे ही बहुत कम है और अभिनेत्रियों में तो आप देखिए कि दुर्गा खोटे के बाद 1980s के दशक में उनको मिला था, 84 में, 1983 के लिए, तो 84 में मिला था उनको। और अब इतने साल बाद 1983 के बाद 2020 की जो बात करें तो पूरा 37 साल का सफर निकल गया, उसके बाद अभिनेत्री का नंबर आया है। इस समय हालांकि मेरी नजर में और भी अभिनेत्रियां हैं। कामनी कौशल है जो 95 साल की हो चुकी है, वैजंती माला है, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वहीदा रहमान है, तो और भी एक्ट्रेस है। लेकिन ठीक है, आप सबको एक साथ नहीं दे सकते, धीरे धीरे दे सकते हैं। ये 80 साल की हो रही है 2 अक्टूबर को, तो इनके लिए तो ये बड़ी सौगात है। 30 सितंबर को समारोह होने जा रहा है और कल इसकी घोषणा हुई, तो ये इनके लिए जो 80वां जन्मदिन है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं इससे बात करता था कई बार कि आशा जी आपको तो मिलना चाहिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो हंस के कहती क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। उनका यही होता था। एक लंबा सफर रहा है सभी अभिनेत्रियों के लिए और जैसा कि आपने कहा कि इतने वर्षों बाद जो है उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, यही अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। आशा पारेख जी का जो एक काम करने का सर्कल था वो बहुत बड़ा था, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि 22 साल बाद किसी महिला को मिल रहा है जी, 37 साल बाद किसी अभिनेत्री को मिल रहा है, 22 साल बाद किसी महिला को मिल रहा है और 22 साल पहले भी एक आशा को मिला था, आशा भोसले को, और 22 साल बाद भी एक आशा को मिल रहा है, आशा पारेख को। तो आशा पारेख की जहां तक बात करें फिल्म करियर की, तो इन्होंने तो बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की थी। 1952 में शुरुआत की थी, माँ फिल्म थी बिमल राय की, उसमें इनका छोटा सा रोल था। इनको डांस का बहुत शौक था, क्लासिकल डांस का। इनकी जो माँ थी सुधा जी, उन्होंने बचपन से इनको डांस के अंदर डाल दिया था, तो उनका बड़ा शौक था। तो बिमल राय ने एक शो में, स्टेज शो में इनका डांस देखा तो अपनी फिल्म में ले लिया। उसके बाद इनको और भी बहुत सारी आसमान महल और कई तरह की इनको बाल कलाकार के रूप में फिल्म मिली। जब ये 16 साल की हुई तब इन्होंने अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की और निर्माता सुबोध मुखर्जी और निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म थी दिल दे के देखो, उसके अंदर इनको हीरोइन लिया जिसके हीरो थे शम्मी कपूर। तो वो उनकी पहली फिल्म थी और वो पहली फिल्म सुपरहिट हो गई। तो उसके बाद आशा पारेख जो है एक हमारी नई तारिका बन गई फिल्म चिचिज के अंदर, जो उनका नाम इतना चमका कि
1960 से 70 तक का दशक तो पूरी तरह उन्हीं का था। बहुत उनकी सुपर फिल्में गई। बाद में भी 1971 में भी कटी पतंग फिल्म आई और भी बहुत सारी फिल्म आई। उन्होंने फिर दूसरी पारी खेली, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बिन फेरे हम तेरे, इस तरह की फिल्में भी उनकी आती रही। तो उनका इतना लंबा कैरियर है कि उन्होंने चाहे 75 फिल्मों में काम किया है अपने करियर में। हम 1959 से उनकी फिल्म को ले लें जो दिल देखे थे से लेके, और 93-95 में उन्होंने 95 में फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तो तब तक का भी जो उनका कैरियर ले लें तो 175 फिल्म है, लेकिन उनकी हिट फिल्में इतनी है कि आप देखिए लगभग सभी नायकों के साथ उन्होंने काम किया, बड़े बड़े। और प्रदीप जी, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि उन्होंने एक शहरी नायिका और एक गांव की नायिका, एक ग्रामीण नायिका, उसमें भी उतना ही बेहतरीन काम किया है जितना कि उन्होंने एक शहरी भूमिका। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शहरी जो महिला है, शहरी जो लड़की है, उसका किरदार भी निभाया, जो ग्रामीण की लड़की है उसका भी निभाया। वो टॉम्बॉय टाइप की भी बनी, चुलबुली, चंचल, इस तरह की भूमिका भी की। और उन्होंने जो है गंभीर भूमिका भी की, ट्रेजेडी वाली, जो त्रासदी भूमिका कहती है। कटी पतंग है, वो इस तरह की फिल्म थी। उससे पहले चिराग फिल्म थी, वो इस तरह की फिल्म थी। तो ऐसी कई फिल्मों को शक्ति सामंत ने खासतौर से इस तरह के रोल दिए, जो अलग तरह के, जो उनके एक अलग। कटी पतंग आप देखिए, जब उन्होंने फिल्म की राजेश खन्ना के साथ जी, तो उनकी देखिए सब मैं देख रहा हूँ कि याद करता हूँ तो बहुत सारे नायकों के साथ उनकी जोड़ी जमी। राजेश खन्ना के साथ बात करें तो आन मिलो सजना और कटी पतंग उनकी सुपर हिट फिल्म रही। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म दिल देखो देखो बड़ी हिट हुई, तो बाद में तीसरी मंजिल और इस तरह की फिल्में उनकी बहुत हिट रही उनके साथ। जैसे शशि कपूर के साथ उनकी कन्यादान, प्यार का मौसम, ये बहुत हिट रही। जितेंद्र के साथ कारवां और इनकी नया रास्ता, ये बहुत हिट रही। तो धर्मेंद्र के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में आई, तो सारी फिल्में बहुत हिट रही। प्रदीप जी, ये बात तो हुई एक अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने काम किया सिने जगत के अंदर, और जहां तक उनके करियर का सवाल है, उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया, निर्देशक भी रहे, कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी रही। उसके बारे में हम आपसे जानना फिल्मों का निर्माण निर्देशन नहीं किया, सीरियल का निर्माण निर्देशन किया, फिल्मों का नहीं किया उन्होंने कभी। सीरियल से शुरुआत की थी। जब उन्होंने 90s के अंदर फिल्म अभिनय से कुछ दूरी बना ली कि मैं दूरी करती हूँ तो मैं क्या करूँ, तो सोशल सर्विस, समाज सेवा तो पहले से करती थी। तो बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में एक अस्पताल है, आशा पारिक अस्पताल के नाम से, वो उनके सहयोग और उससे चलता रहा। वो अस्पताल किसी और का था, फिर बाद में इन्होंने उसको अनुदान दिया, सहयोग दिया, तो इनके नाम पे चलने लगा। उसके बाद ये और भी कई तरह की समाज सेवा करती थी। उसके बाद जब ये इन्होंने सोचा मैं कुछ सीरियल बनाऊं, तो उन्होंने कुछ गुजरात का एक गुजराती सीरियल बनाया ज्योति। उसके बाद इन्होंने फिर हिंदी के अंदर सीरियल बनाए, काफी चले, कंगन, कोरा कागज, दाल में काला, तो इस तरह के सीरियल बनाए। तो उसके अंदर भी इनका काफी काम रहा। और ये जो है सेंसर बोर्ड की भी जो है अध्यक्ष रही। और बड़ी बात यह है कि सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रही तो इन्होंने कई फिल्मकारों को बकायदा सख्ती से काम किया। तो उल्टा कई लोग नाराज हो गए कि हम तो आपके दोस्त हैं, जो देवानंद है उनके साथ काम कर चुके थे, उनकी फिल्म को उन्होंने कहा। सावन कुमार टाक है, वो इनसे नाराज हो गए। शेखर कपूर थे, वो इनसे नाराज हो गए। फिरोज खान है, वो इनसे नाराज हो गए। तो मैंने इनसे एक बार पूछा था कि क्या बात है, आपसे सारे आपके दोस्त नाराज होते आ रहे हैं। बोली ठीक है, मैं फिल्मी दुनिया में हूँ और मेरे साथ जो है ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे को सरकार ने कोई काम का जिम्मा सौंपा है, तो मैं आंख बंद करके अपने दोस्तों की फिल्में तो पास नहीं कर सकती। जो भी नियम है, जो भी रूल है, वो लागू होंगे। जब तक मैं चेयरपर्सन हूँ सेंसर बोर्ड की, तब तक तो यही चलेगा। किसी ने बनाना है बनाए, मेरे पास आना है आए, नहीं आना नहीं आए। तो इन्होंने बहुत ही मतलब ईमानदारी से अपना काम किया। ये दोस्ती ही निभाती रही कि भी दोस्त है तो आप, कई बार होता है ऐसा, क्या रे तो मैंने इनके साथ इतनी फिल्में की है, आगे भी करूंगी, चलो आ रहा है तो आप थोड़ी रियायत दे दीजिए। और पूरी पावर्स होती है सेंसर बोर्ड की अपनी, लेकिन आशा पारिक ने वहां भी बहुत ही ईमानदारी से काम किया। प्रदीप जी, 80 साल की उम्र में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक लंबा अरसा है, हर किसी अभिनेता या अभिनेत्री की चाहत होती है। आप इसको कहाँ तक देखते हैं कि क्या इतना लंबा गैप, इतना लंबा सफर, उम्र के उस पड़ाव पर आ जाते हैं कि जब थोड़ा सा लगाव और बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ऐसे में अवार्ड कहाँ तक जस्टिफाई है? देखिए, अवार्ड बहुत अच्छा है और मेरे को बड़ा दुख होता है कि कई बार, एक बार कवि प्रदीप जो है उनको एक पुरस्कार मिला था जी, तो विज्ञान भवन में मिला, तो मेरी उनसे बात हुई प्रदीप से, तब उनसे भी होती थी। अब प्राण साहब को दिया गया, शशि कपूर को दिया गया, विनोद खन्ना को तो मरणोपरांत दिया गया। और जब प्राण साहब को दिया गया तब वो बेसुध से थे, उनको कोई इतना होश नहीं था। शशि कपूर को दिया, उनकी भी हालत कोई ज्यादा बेहतर नहीं थी। ये दोनों लेने भी नहीं आ पाए अवार्ड, इनको वहीं जाकर मुंबई में के घर पर, और शशि कपूर को उनका जो पृथ्वी थिएटर है वहां पर इसको पुरस्कार दिया गया। तो ये है कि अब जैसे मैं, बड़ी इच्छा है, जो धर्मेंद्र है 85 साल के हो चुके हैं, इतना फिल्मों में काम किया है, उनको अभी तक दादा साहब फाल्के नहीं मिला। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि इस तरह के अभिनेताओं को मिलना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, इतना काम कर रहे हैं, हमें बड़ा सौभाग्य है कि आज भी हमारे बीच में है वो, और एक्टिव है, काम कर रहे हैं। तो अगर ये समय रहते मिले तो बहुत अच्छा है। और मैं तो चाहूंगा साल में एक नहीं 2 बार 2 लोगों को पुरस्कार दिया जाए दादा साहब फाल्के, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको जो है सम्मान दिया जा सके और जिसके वो हकदार है। प्रदीप जी, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब दिए जाएंगे। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की, तो सुरारी पट्टू है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंदन KR हैं, उन्हें अयप्पन कोशियम के लिए मिला हुआ है अवार्ड।
प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होती है? क्या कोई मानक प्रक्रिया होती है कि इनको फॉलो करेंगे, इनको अपनाएंगे, तब जाके पुरस्कारों की घोषणा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि देखिए, सब प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं सभी लोगों से जी। और वो अलग अलग क्षेत्र से आती है, दक्षिण से भी यहाँ से आती है। तो एक कमेटी वहां होती है रीजनल की, एक सेंट्रल कमेटी होती है, उसके बाद सबको आके किया जाता है। फिर जूरी बैठती है और जूरी सब फिल्मों को देखती है। जब वो एक फिल्म देखनी होती है, उसको ये नहीं होता कि ये मैं एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का देख रहे हैं या निर्देशन के लिए देख रहे हैं या गीतकार के लिए देख रहे हैं, पूरी फिल्म देखते हैं। उस फिल्म में अगर अभिनय का अच्छा लगता है तो उसको अभिनेता को पुरस्कार मिल जाता है, फिल्म अच्छी लगती है तो फिल्म को पुरस्कार मिल जाता है, निर्देशन अच्छा लगता है निर्देशन को पुरस्कार मिल जाता है। तो प्रक्रिया बहुत अच्छी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें पारदर्शिता है, कोई ऐसा नहीं है। और आप देखिए, सभी तरह के जूरी के लोग इसमें होते हैं, साउथ के सिनेमा के भी होते हैं, हिंदी सिनेमा के भी होते हैं। और आप देखिए, इस बार भी हिंदी सिनेमा के विपुल शाह वो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन पुरस्कार देखिए ये नहीं कि हिंदी सिनेमा को मिला, पुरस्कार मिला दक्षिण के सिनेमा को, तमिल फिल्म को, सुरारई पोट्रू को। तो ये एक बड़ी बात है कि आप, ऐसा नहीं है। तो बहुत पारदर्शिता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये तो बहुत अच्छा चयन है। अब होता क्या है कि इसमें लेकिन एक जो पुरस्कार में भी इस बात देख रहा हूं कि पहली बार मैं पिछले करीब 40 साल से भी ज्यादा से ये फिल्म समारोह बहुत करीब से देख रहा हूं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देख रहा हूं और पुरस्कार लगातार अटेंड करता रहा हूं समारोह। पहली बार मुझे लगा कि हिंदी सिनेमा बहुत पिछड़ गया है। आप देखिए कि इस बार वैसे तो पुरस्कारों की 50 श्रेणियां हैं, लेकिन 28 प्रमुख श्रेणियां हैं। 28 प्रमुख श्रेणियों में सिर्फ 4 पुरस्कार हिंदी सिनेमा के हिस्से में आए और एक पुरस्कार अलग से जो तुलसीदास जूनियर है हिंदी फिल्म का वो आया। तो उसको हम इसलिए नहीं गिन सकते, वो तो सभी फिल्मों के लिए अलग अलग है। जो मलयालम फिल्म के लिए, बांग्ला फिल्म के लिए, हिंदी फिल्म के लिए, तमिल फिल्म के लिए, वो सब अलग अलग है। तो उसको तो अलग गिन लें। और 4 पुरस्कारों में भी जो है 3 पुरस्कार सिर्फ एक ही फिल्म को मिले, तानाजी को। क्या हिंदी सिनेमा के अंदर कहानियों की कमी आ रही है, सशक्त निर्देशन की कमी है, या अभिनेता उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? कमी तो बहुत तरह की है, हम उसको कमी को इस तरह ले सकते। बात यह है कि जो हमारी यहाँ फिल्में बन रही है वो आजकल सिर्फ बॉक्स ऑफिस को देखकर बनती है कि एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमाए जाए। उनको कहानी से या उससे मतलब नहीं है। तो बाकी 3 पुरस्कार तानाजी को मिले, लेकिन इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो भी अजय देवगन ने साझा किया तमिल फिल्म के सूर्या के साथ, सुरारई पोट्रू के लिए। प्रदीप जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हिंदी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली जो फिल्में हैं उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है, इस वजह से ये कहीं कहानियों में इतना पकड़ नहीं रह पाती कि जिस वजह से ये पुरस्कृत फिल्मों की सूची में आ सके? बहुत अच्छी बात ये हुई है क्योंकि अब ओटीटी पे भी जो फिल्म लग रही है ना, वही फिल्में लग रही है जो थिएटर में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। जैसे अभी अक्षय कुमार ने अपनी कठपुतली फिल्म वो ओटीटी पे रिलीज कर दी, या उससे पहले तुलसीदास जूनियर जिसको पुरस्कार मिला है, ये भी थिएटर पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना को देखते उसको भी ओटीटी पर रिलीज कर दिया। लेकिन अब ये बड़ा अच्छा है कि इस बार ओटीटी सिनेमा को भी इसमें शामिल किया गया है। जो ओटीटी में फिल्म रिलीज हो रही है वो भी इसका बिल्कुल उसी तरह हिस्सा है जिस तरह वो इसकी, क्योंकि वो भी सेंसर होती है और इस तरह आती है जो थिएटर पर भी जा सकती है, ओटीटी पे भी आ जाती है। तो इसलिए ये इसको किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो मूल सिनेमा है, जो मेन सिनेमा है, उसे ओटीटी से अलग रखा जाए और दोनों की जो पुरस्कार की कैटेगरीज हैं उनको भी अलग अलग रखा जाए? पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती है, तो लेकिन दक्षिण के अंदर इस अब फिल्में बहुत अच्छी बन रही है। वो उसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। हमारे यहाँ कभी बॉयकॉट पॉलिसी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी सिर्फ बॉक्स ऑफिस ध्यान में रखते हैं। आप देखिए, छोटी फिल्में पुष्पा है, RRR है, ये सब फिल्में क्यों चल रही है? क्योंकि कहानी में बाहुबली के बाद एक बड़ा परिदृश्य बदल गया है। बाहुबली के बाद लगा है कि टेक्निक भी हमारी बहुत अच्छी हुई है सिनेमा की, जो हॉलीवुड का है उससे मुकाबला कर सकते हैं तकनीकी रूप से भी, और हमारा सिनेमा बहुत विश्व स्तरीय हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी, हमसे बात करने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए, और आशा पारेख जी के बारे में जो आपकी व्यक्तिगत राय थी वो हमसे साझा करने के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में अपने सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दादा साहेब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।